हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सल्तनत काल को डिस्कस किया था। आज हम मुगल साम्राज्य को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेट के सिलेबस में जो है मुगल काल जो है मेंशन किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुगल काल को। मुगल काल जो है ये आपका इसका टाइम पीरियड जो है ये आपका 1526 से लेके 1857 तक चलता है। ठीक है, 1526 से लेके 1857 तक चलता है। ठीक है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका ये आपका 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक चलता है। ठीक, ये पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट जो है ये आपका 1707 से लेके 1857 की क्रांति जब होती है तो वहां तक चलता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो हमें पढ़ना है अभी मुगल साम्राज्य जो स्टार्टिंग का है, जिसकी शुरुआत होती है बाबर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाबर को डिस्कस करेंगे। ठीक, 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक बाबर का समय रहा है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये याद रखना है। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। ठीक, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भारत में? बाबर ने किया था। ओके, नेक्स्ट है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। अब ये फरगना कहाँ है? फरगना जो है ये आपका समरकंद में है। समरकंद के निकट पड़ता है आपका फरगना। समरकंद का आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, नाम सुना होगा आपने उज्बेकिस्तान, जो कि हमारा मध्य एशियाई देश है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो फरगना जो है आज के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान नाम इसका है उज्बेकिस्तान। ओके, याद रखिएगा फरगना कहाँ पड़ेगा? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म जो हुआ था वो फरगना यानी उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम या कुतलुग निगार खान था। ठीक है, अब आपको इनके बारे में बता देते हैं। जो इनके पिता थे बाबर के, ठीक है, उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर के वंशज थे। ठीक है, पिता इनके जो है वो तैमूर थे और माता जो है ये कुतलुग निगार खान, ये चंगेज के वंशज थे। ठीक है, ये मंगोल थे। ओके, बाबर के प्रमुख युद्ध देख लेते हैं कौन कौन सा। इसके अलावा आपको बता दें कि बाबर की पत्नी का नाम था माहम बेगम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बाबर की मृत्यु जो है वो 1530 ईस्वी में हो जाती है। और बाबर का जन्म कब हुआ था? वो 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बाबर का जो शासनकाल रहा है वो 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसको। तो बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। और इसमें भी बाबर ही विजेता बना था। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें से चारों ही युद्ध बाबर ही जीता था। ठीक है, तो चारों युद्धों का नाम याद रखिएगा। बाबर ही चारों युद्ध में विजेता रहा था। और इसका पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेकंड युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। ठीक, और बाबर ही विजयी हुआ इसमें। थर्ड युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। और ये जो है बाबर ने मेदिनी राय के साथ ये युद्ध लड़ा था और इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। और नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये 5 मई 1529 ईस्वी में हुआ। और ये किसके किसके बीच? तो बाबर ने अफगानों के साथ ये लड़ाई लड़ी थी घाघरा के युद्ध को, और इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक आपने साथ पढ़ा भी हो कि हम पानी पिया खाना खाया और चल दिया घर। ठीक है, तो पानी से हो जाएगा पानीपत, खाना से हो जाएगा खानवा का युद्ध, और चल दिया से हो जाएगा आपका चंदेरी, और घर का हो जाएगा घाघरा। ठीक है, तो आप क्रम से याद रख सकते हैं 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि चारों युद्ध जो है बाबर ही लड़ा है। तो पहला युद्ध जो है पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा, दूसरा राणा सांगा के साथ, और तीसरा मेदिनी राय के साथ, और चौथा अफगानों के साथ लड़ा था। और चारों ही युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और आपको बता दें कि बाबर ने जो है वो पादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे आज के नाम से हम बादशाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पादशाह का मतलब होता है, पाद का मतलब होता है स्थाई और शाह का मतलब होता है स्वामी। ठीक है, तो पादशाह का मतलब है स्थाई स्वामी। तो बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी और इसने काबुल विजय किया था
1504 ईस्वी में। तो आप ये भी जो है याद रख सकते हैं कि बाबर ने काबुल विजय 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है, और बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी और 1507 ईस्वी में ये बादशाह से क्या हो गया, बादशाह कहलाने लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हुमायूं के प्रमुख युद्ध, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं ही गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। एक चौसा का युद्ध लड़ा था। कब हुआ था चौसा का युद्ध, तो 26 जून 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ, शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, और इसमें शेर खां जो है विजयी हुआ था। दूसरा हुआ बिलग्राम का युद्ध, ये हुआ आपका 17 मई 1540 ईस्वी में, और इसमें कौन जीता था, शेर खां एवं हुमायूं के बीच ये भी हुआ था, और शेर खां से विजय हुआ। देखिए याद क्या रखना है, हुमायूं के द्वारा जो 2 युद्ध लड़े गए थे, एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, जिसमें से दोनों ही युद्धों में शेर खां विजय हुआ था, और दोनों ही युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच ही लड़े गए थे। शेर खां जो है यही आपका आगे चल के शेरशाह सूरी कहलाएगा। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, ये तुर्की भाषा में लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद खान खाना नाम से किया गया है। इस कार्य में पायंदा खां ने भी सहयोग किया था। पायंदा खां ने तो सहयोग किया था, लेकिन किसने करवाया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना प्लस पायंदा खां दोनों ने ही किया था। ठीक है, बाबर की जो आत्मकथा है इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना और इसके साथ ही साथ पायंदा खां ने भी इसमें सहयोग किया था। यानी 2 लोग इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन, एक तो अब्दुल रहीम खान खाना और दूसरे कौन है, पायंदा खां। ठीक है, बाबर की जो आत्मकथा है उसका फारसी में अनुवाद कराने में 2 लोगों का इसमें योगदान रहा है, एक तो अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खां। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। बाबर की मृत्यु जो है वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। बाद में उसकी पूर्व इच्छानुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर ही दफनाया गया था। यानी कि बाबर ने पहले ही अपना बता दिया था कि जब उसकी डेथ होगी तो उसको कहाँ दफनाया जाएगा। उसने इच्छा जाहिर की थी कि उसकी कब्र जो है कहाँ बनवाई जाए, काबुल में। ठीक है, तो उसे काबुल में ही दफनाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा शासक है आपका हुमायूं। पढ़ लेते हैं हुमायूं के बारे में, जिसका टाइम पीरियड क्या है, एक तो 1530 से लेके 1540 ईस्वी तक रहा है, और दूसरी बार बीच में क्योंकि शेरशाह आ जाता है, शेरशाह सूरी, उसके बाद फिर आ जाता है हुमायूं 1555 से लेके 1556 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जिसकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी, तो कौन था, हुमायूं था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आइए शेरशाह सूरी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1540 से 1545 ईस्वी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है मध्यकाल में भारत में सूर्यवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट है शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है बिलग्राम युद्ध के पश्चात शेर खां या शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये आपका बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना, पूछा गया कई बार। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, और इसी के पश्चात जो है शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ओके, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है आपका, बिहार। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। ओके, आगे देखते हैं। रोहतासगढ़ का किला तथा किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा ही कराया गया था। शेरशाह का अंतिम युद्ध अभियान जो है 1545 ईस्वी में कालिंजर को माना जाता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो आपका बिलग्राम का युद्ध हो गया, शेरशाह ने जो लड़ा था वो कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
और दूसरा युद्ध इसने या अंतिम युद्ध कौन सा इसने लड़ा था जो कि महत्वपूर्ण है, वो है 1545 का कालिंजर अभियान। ठीक है, चलिए। और इसने जो है किला ये कोहना नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे हम अकबर के बारे में, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1556 से लेके 1605 ईस्वी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था। अब आप जन्म कब हुआ था 15 अक्टूबर 1542, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख सकते हैं। और हुआ कहाँ था, तो ये इनकी माता क्या कौन थी, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, पिता कौन हो गए, हुमायूं। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी जो कि फेमस है वो कौन थी, जोधा बाई, और अन्य पत्नियां भी थी। ठीक, अकबर का जन्म जो हुआ वो 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ और मृत्यु जो हुई वो 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि अकबर का राज्याभिषेक जो है वो लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया था। ठीक है, तो ये इनका 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, अभी आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, और दूसरा युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, अकबर के बीरबल का बचपन का नाम जो था वो महेश दास था, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। अकबर के दीवान टोडरमल ने भू राजस्व का क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं, दहशाला व्यवस्था, ठीक है, में ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन, तानसेन रहते थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है, उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। ओके, तानसेन का मूल नाम क्या था, रामधनु पांडे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। ठीक, ये चित्रकार थे, कौन थे, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। ओके, आगे देखते हैं। बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा जो थे ये अकबर के शासनकाल के कौन से प्रसिद्ध संगीतकार थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, अगला है फैजी ने लीलावती तथा अब्दुल फजल या अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका। ये फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन था, यानी कि जब अकबर इंडिया में शासन कर रहे थे तो ब्रिटेन या इंग्लैंड में कौन शासन कर रहा था, एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, वहाँ की रानी थी, तो ये अकबर और इनका शासनकाल जो है लगभग समान था। ओके, ये दोनों ही समकालीन थे, कहने का मतलब है। अगला है अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 ईस्वी में पेचिस से हो गई थी, इनको पेचिस रोग हो गया था, तब इनकी मृत्यु जो है 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई, 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को, तो ये आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है, यानी अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ बना हुआ है, तो सिकंदरा में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा एकदम रट डालिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है,
क्योंकि ये सब जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को लेना हो तो यही सब टॉपिक जो है यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला जो है आपका दास प्रथा का अंत। अकबर के शासनकाल में ये सब महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए थे, ठीक है। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 ईस्वी में हुआ अकबर के शासनकाल में। और पर्दा प्रथा का अंत कब हुआ? ये 1562 ईस्वी में ये भी हुआ था। तो दोनों ही दास प्रथा का अंत और पर्दा शासन व्यवस्था जो थी, इन दोनों के को ही समाप्त कब कर दिया गया था? तो 1562 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दी गई 1563 ईस्वी में। तो क्रम से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले दास प्रथा और पर्दा प्रथा समाप्त की अकबर ने, उसके बाद तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दी 1563 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है जजिया कर की समाप्ति कर दी अगले ही साल 1564 ईस्वी में, जजिया कर की भी समाप्ति कर दी। फिर अगला है आपका फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन। यानी अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी परिवर्तित कर दी, ठीक है। तो ये कब किया था दोनों ही काम? 1571 ईस्वी में। ओके, इम्पॉर्टेंट है। अगला है इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाना क्या होता था? पूजा गृह होता था, ठीक है। इसकी स्थापना कब करवाई थी? तो 1575 ईस्वी में करवाया था। ओके, अगला है मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा कब हुई थी? 1579 ईस्वी में, ठीक है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। ये तो आपका वनडे एग्जाम हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा, दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। तो दीन इलाही नामक धर्म अकबर ने कब चलाया? 1582 ईस्वी में चलाया, ठीक है। अगला पॉइंट है इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इलाही संवत की शुरुआत जो है ये 1583 ईस्वी में हुई थी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 ईस्वी में अकबर ने। और पर्दा शासन का भी अंत जो है 1562 ईस्वी में ही किया था। दोनों ही आपका एक ही समय में हुआ 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी 1563 ईस्वी में अगले ही वर्ष। और जजिया कर की भी समाप्ति कर दी अगले वर्ष 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना करवाई और आगरा से फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, ये भी 1571 ईस्वी में। इसके अलावा इबादत खाना की स्थापना यानी पूजा गृह की स्थापना ये 1575 ईस्वी में किया। मजहर की घोषणा की 1579 ईस्वी में। दीन इलाही नामक धर्म चलाए 1582 ईस्वी में। और इलाही संवत की शुरुआत अगले ही वर्ष 1583 ईस्वी में। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप वीडियो पे कमेंट किया करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो या वीडियो की क्वालिटी या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बताया करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।